डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं श्री यशपाल चौहान आज 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक पोएम माय मदर एट 66 लेके आया हूँ। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। यू आर वॉचिंग द पिक्चर ऑफ कमला दास। शी इज़ कमला दास। इसमें 3-4 बातें आपको दिखाई देंगी। आप कमला दास की तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, और दिस इज़ वेनिंग मून। वेनिंग मून का मतलब होता है घटता हुआ चंद्रमा। चांद अब घट रहा है, जैसे यहाँ है तो धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, धीरे धीरे ये लाइन आपको दिखाई देगी, फिर ये धीरे धीरे अमावस्या की रात को ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये घटता हुआ मून, इसे वेनिंग मून कहते हैं। एंड यू आर ऑल्सो वॉचिंग कोचीन एयरपोर्ट। ये कोचीन एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। कमला दास अलॉन्ग विद हर मदर गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। अपने पेरेंट्स से कमला दास कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही हैं और कार में बैठी हुई हैं वो। तो पोएम शुरू करते हैं। माई मदर एट 66 बाय कमला दास। एंड दिस इज़ वीडियो लेक्चर 1 of 1। कुल एक ही वीडियो लेक्चर में हम इस पोएम को फिनिश करेंगे। कमला दास was born on 31st March 1934 and she died on 31st May 2009. Let me tell you something about the poet. Kamala Das is considered one of the best poets of India. भारतवर्ष की ये बेस्ट पोइट्स में से एक हैं। हर पर्सनल लाइफ वाज फुल ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स। इनका जो व्यक्तिगत जीवन था ये समस्याओं से भरा हुआ था। एंड इट प्रोवाइडेड हर विद सफिशिएंट मटेरियल टू राइट पोइट्री। आप जानते हैं कि जो कवि लोग होते हैं उनका जो जीवन होता है, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे ही वो प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेके कविताएं लिखते हैं। शी ऑलवेज फेल्ट वेरी मच अटैच्ड टू हर मदर। और हमेशा अपनी माँ के साथ ये बहुत ही अधिक लगाव महसूस करती थी, अपने आप को अटैच्ड महसूस करती थी। समथिंग अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिस पोएम सीम्स टू बी पर्सनल बट इट अचीव्स द जनरलाइज्ड थीम दैट इज फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम डियर वंस विद whom we are so much attached। हालांकि पोएम पर्सनल है, व्यक्तिगत है। पोएम शुरू होती है पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू होती है, बट दैट पर्सनल एक्सपीरियंस गेन्ड जनरलाइजेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। और ये जो थीम है पर्सनल, ये जनरलाइज्ड थीम बन जाता है, जो किसी भी कवि की या राइटर की उपलब्धि होता है, हम सब पे लागू हो जाता है। और थीम क्या बन जाता है कि फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम आवर डियर एंड नियर वंस। हम सब को यह डर सताए रखता है। कई बार हम सबको यह डर लगता रहता है कि हमारे जो नज़दीक हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं या परिवार के सदस्य हैं, वो हमसे अलग ना हो जाए, दूर ना चले जाएं। तो डेथ इज़ इनएविटेबल बट इट्स फियर इज़ वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग्स माइंड्स। डेथ इनएविटेबल है, श्योर टू हैपन है, मतलब अटल है। फिर भी मौत का जो भय है ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। द पोएटस कमला दास वाज वेरी मच अटैच्ड टू हर मदर। ये जो कवित्री हैं कमला दास अपनी माँ से बहुत ही अधिक अटैच्ड थी। इन्हें बहुत ही अधिक लगाव था अपनी माँ से। सो शी ऑलवेज हैड ए फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड। इसलिए अपनी माँ से अलग होने का भय इन्हें हमेशा सताता रहा। इन द चाइल्डहुड एंड इवन आफ्टर दैट। बचपन में तो वो अपनी माँ से अलग होती नहीं थी और ये डर उनको बाद में भी सताता रहा। तो पोएम शुरू कर लेते हैं। द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain। Difficult words देख लेते हैं। डोज का मतलब ऊँघना होता है, जैसे किसी को नींद आ जाती है। ओपन माउथ्ड, जब नींद आ रही होती है तो मुंह खुल जाता है, इसलिए ओपन माउथ्ड यूज़ किया है यहाँ पे। आशेन मीन्स पेल, पीलक चेहरे पे आ जाती है, जैसे यहाँ कोप्स वर्ड यूज़ किया है। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, जो मृत शरीर होता है उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे, डेड बॉडी पे पीलक छा जाती है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन,
The poetess here clearly tells us that she was driving to Cochin airport along with her mother, and she was going to Cochin with her mother in a car, and the day was last Friday morning. कवित्री कहती हैं कि अपने पेरेंट्स होम से कोचीन जाते हुए पिछले फ्राइडे की बात है, फ्राइडे मॉर्निंग, उन्होंने आई स्टैंड्स फॉर पोएटस कमला दास ने अपनी माँ को अपने पास देखा। बिसाइड मीन्स नियर, डोर्स ओपन माउथ्ड, जैसे कार चलती है तो नींद आ जाती है बच्चों को भी बुजुर्गों को भी, तो उनकी माँ का मुंह खुला रह गया और वो डोज ऑफ कर गई, मीन्स वो सो गई, नींद आ गई उन्हें। और कवित्री ने, पोएटस ने अपनी माँ का चेहरा बहुत ही बारीकी से, शायद इतनी बारीकी से उन्होंने कभी नहीं देखा होगा, तो देखा कि चेहरे पे पीलक थी, वो पीलक जो एक डेड बॉडी के चेहरे पे होती है, डेड बॉडी मृत शरीर में जो पीलक होती है वो उनके माँ के चेहरे पे थी। सो इन दिस पोएम वी कम टू नो दैट द पोएटेस कमला दास वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, and she was sitting along with her mother, and suddenly her mother dozed off. Her mouth was wide open, and the poetess very closely looked at her face. She saw that her face had grown pale. Her face had the same paleness as we find on a dead body. Then she realized with pain that she is going to die very soon. Let me explain the lines above. It was Friday morning. The poet Kamala Das was in her car going to the airport of Cochin from her parents' home. Her mother was also sitting in the car beside her. The words driving suggests that it was Kamala Das who was driving, but the end of the poem suggests that she was not driving the car. Friday morning की बात है और पोएटेस कमला दास अपनी कार में कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कार में उनके साथ उनकी माँ बैठी हुई थी। ये जो शब्द है ड्राइविंग, ऐसा लगता है जैसे कमला दास ड्राइव कर रही थी, परंतु जो पोएम का एंड है उसमें यह साफ नज़र आता है कि जो कवित्री हैं कमला दास, वो कार को ड्राइव नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पश्चात वो उन्हें अलविदा कह के आगे सिक्योरिटी चेकअप के बाद एयरपोर्ट में प्रवेश पा जाती है। इसका मतलब उनकी माँ अकेली रह गई थी, तो कोई ना कोई ड्राइवर होगा कार में जो कि मदर को लेके वापस घर गया होगा। There must be some driver in the car because she left her mother outside the entrance gate to Cochin airport after her security checkup. So it's clear that her mother would not drive the car home as she was in her old age and seemed so weak and frail. Weak and frail means kamzor. Then her eye fell on her mother's face and noticed that she was asleep and her mouth was wide open. फिर अचानक उनकी आंखें उनकी माँ के चेहरे के ऊपर गईं और देखा उन्होंने कि उनकी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और माँ का मुंह खुला हुआ था। As she was sitting very close to her mother and not preoccupied with any other thought, she saw her mother's face minutely. क्योंकि वो अपनी माँ के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी, क्लोज बैठी हुई थी और कोई भी विचार उनके दिमाग में नहीं था। शी वॉज नॉट प्रीऑक्यूपाइड विद एनी अदर थॉट, और इस वजह से उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी किया। शी ऑब्जर्व्ड दैट पेलनेस वाज स्प्रेड ऑन इट। उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि उनकी माँ के चेहरे पे एक अजीब सी पीलक थी। शी शडर्ड to think that it was the same kind of paleness as is found spread on the faces of dead bodies, और उन्हें लगा कि यह उसी तरह की पेलनेस थी, पीलक थी, जो आमतौर पे डेड बॉडीज के चेहरों पे होती है। She also concluded that her mother was not going to live for more time, और मन ही मन में उनके ये कंक्लूजन आ गया, वो समझ गई कि उनकी मदर अधिक देर तक जीवित रहने वाली नहीं है। एंड शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर फॉर एवर, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी माँ से सदैव के लिए अलग हो जाएंगी, जुदा हो जाएंगी। एंड दैट थॉट क्रिएटेड द पेन दैट शी यूज्ड टू एक्सपीरियंस इन हर चाइल्डहुड, और इस थॉट ने
उनके मन में एक पीड़ा सी पैदा कर दी, वही पीड़ा जिसका अनुभव वो अपने बचपन में किया करती थी। एट दैट टाइम शी वॉज अनेबल टू बेयर एनी सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। अपने बचपन में तो वो अपनी माँ से कोई भी सेपरेशन सहन नहीं करती थी, अपनी माँ से बिल्कुल भी अलग नहीं होती थी। नेक्स्ट लाइन लेके चलते हैं। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर वे आउट ऑफ देयर होम्स। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, स्प्रिंट तेज दौड़ को कहते हैं। स्पिल करना होता है जैसे फ्लो करती है, अक्सर लिक्विड फ्लो करता है। तो अब वो उस थॉट को, जो उदासी भरा थॉट था कि शी वॉज गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर वेरी सून, देन शी डिस्कार्डेड दैट थॉट एंड स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार। जैसे ही उन्होंने ये विचार, उनके ये जो उदासी भरा थॉट था, उन्होंने डिस्कार्ड किया, निकाल दिया अपने मन से और बाहर की तरफ वो देखने लगी। और बाहर क्या देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे यंग ट्रीज पीछे की तरफ भाग रहे हैं। दो दृश्य उन्होंने देखा। यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो सड़क के आसपास वृक्ष होते हैं वो यंग थे, वो पीछे की तरफ भाग रहे थे। और कुछ दूर आगे चलने पे उनको एक दृश्य और दिखाई दिया जिसमें कुछ बच्चे अपने घरों से इकट्ठे होके कहीं खेलने के लिए दौड़े जा रहे थे। तो दो दृश्य उनको नजर आए और दोनों दृश्य कंट्रास्ट पैदा करते हैं उनकी मदर से, जो ओल्ड एज में है, और बाहर की दुनिया में यूथ है, यंग ट्रीज हैं और चिल्ड्रन हैं जो अभी जिन्होंने अपने जीवन में प्रवेश किया है। लेट मी एक्सप्लेन these lines in English also. She discarded that painful thought at once and tried to divert her attention by looking outside the car. She looked at the young trees which seemed running fast in the opposite direction. और जैसे ही उदासी भरा थॉट उनके दिमाग में आया था तो उन्होंने उस थॉट को डिसमिस किया, निकाल दिया अपने दिमाग से। एंड ट्राई टू डाइवर्ट हर अटेंशन, और अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश की, चेंज करने की कोशिश की। कैसे? कार की विंडो में से बाहर झांक कर। और क्या देखा? शी लुक्ड एट द यंग ट्रीज को देखा, विच सीम्ड रनिंग फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा लग रहा था जो यंग ट्रीज थे, ऐसा लगता है कि कुछ ही वर्षों के थे, यंग थे, वो सड़क के पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। ऐसा नॉर्मली लगता है जब कार आगे जा रही होती है। हियर द पोएट यूजेज पर्सनिफिकेशन फॉर द ट्रीज। यहाँ पे वृक्षों के लिए पर्सनिफिकेशन प्रयोग किया गया है। पर्सनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, जो कवि अक्सर अपनी पोएम्स में करते हैं। किसी नॉन लिविंग थिंग को वो ह्यूमन टर्म्स में दिखाते हैं। यहाँ पे वृक्षों को यंग कहा गया है, वृक्षों को यंग दिखाया गया है। दे आर यंग एंड सीम टू हर देयर वर यंग चिल्ड्रन रनिंग फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कवित्री को ये लग रहा था जैसे कि नौजवान बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ भाग रहे हैं। सो दिस इज द पर्सनिफिकेशन यूज्ड फॉर ट्रीज। अनदर इमेज द पोएटस क्रिएट्स हियर इज दैट ऑफ द चिल्ड्रन। कवित्री के दिमाग में दूसरा इमेज बच्चों का आता है, हु आर आल्सो फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। और ये बच्चे एनर्जी से भरे, ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हैं, जोश से भरे हुए हैं, ड्यू टू देयर यंग एज, क्योंकि वो नौजवान हैं। द लाइन द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये जो पंक्ति है द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स शोज दैट द चिल्ड्रन वर हैप्पी। इससे पता लगता है कि बच्चे खुश थे। एंड दे वर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो घर के बाहर, घर से बाहर की तरफ भाग रहे थे। टू रीच सम नियर बाई प्ले ग्राउंड। ऐसा लगता है जैसे वो बच्चे दौड़ते हुए किसी आसपास के प्ले ग्राउंड की तरफ भाग रहे हैं। द यूज ऑफ द वर्ड स्पिल शोज द फ्लो ऑफ सम लिक्विड। स्पिल वर्ड यूज किया गया, रन वर्ड यूज नहीं किया गया। और स्पिल किसी लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, जब कोई लिक्विड स्पिल करता है, बहता है। हियर इट मेक्स द चिल्ड्रन द वेरी एपिटोम, हियर पर्सनिफिकेशन ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। यहाँ पे बच्चों को सिंबॉलिक वे में ऊर्जा और उत्साह
के रूप में दिखाया है। बोथ द इमेजेस क्रिएट ए शार्प कंट्रास्ट टू द इमेज द पोएट यूजेस इन द कार। दोनों इमेज यंग ट्रीज को पीछे की तरफ भागते हुए और बच्चों को अपने घरों से बाहर की तरफ भागते हुए ये शो करते हैं कि जो इमेज कार के अंदर है उनकी माँ का बुढ़ापे में है वो, और ये बाहर के दोनों इमेज कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं। बाहर नौजवान यूथ की दुनिया है और अंदर we find her mother who is in her extreme old age and nearing her death। और कार के अंदर की दुनिया बुढ़ापे की दुनिया है जिसमें उनकी माँ का इमेज साफ नज़र आ रहा है, और कॉप्स का जो प्रयोग किया गया है, डेड बॉडी पे जो पीलक है, वो ये शो करती है कि कवित्री को कहीं ना कहीं ये भय सता था कि उनकी माँ बुढ़ापे में है और कभी भी उनसे अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट लाइंस लेके चलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as late winter's moon and felt that old familiar ache my childhood's fear, but all I said, see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। तो अब सिक्योरिटी चेकअप हो जाती है, एयरपोर्ट का दृश्य है, और सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद कुछ दूरी पे उनकी माँ खड़ी हैं। कवित्री ने आई स्टैंड्स फॉर कमला दास, उन्होंने अपनी माँ की तरफ दोबारा फिर देखा और उनका चेहरा उन्हें वेनिंग मून की तरह लगा। उस पे जो पीलक है, जैसे ये वेनिंग मीन्स घटता हुआ चंद्रमा है, यहाँ पे घट रहा है, उसकी पीलक जैसा लगा। जो विंटर मून होता है, सर्दियों की ऋतु में धुंधलका सा चंद्रमा के चारों तरफ हो जाता है, कुछ फॉगी एटमॉस्फेयर होता है शायद इसलिए। और फिर वही फैमिलियर एक जो जाना पहचाना, उनके मन में एक पेन उठता था, बचपन का जो फियर था अपनी माँ से जुदा होने का, वो पेन उन्हें फिर सताने लगा। और फिर उन्होंने जाते हुए उन्हें एंटर करना था एयरपोर्ट में, सिर्फ यही कहा सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उन्होंने सिर्फ इतना ही किया, मुस्कुराई वो, और यहाँ पे वर्ड स्माइल 3 बार यूज़ किया गया रेपिटेशन में। आफ्टर सम टाइम द कार रीचेज आउटसाइड द कोचीन एयरपोर्ट। कुछ समय के पश्चात कार कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती है। स्टैंडिंग एट ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट लुक्ड अगेन एट हर मदर्स फेस विच वाज पेल। और थोड़ी दूरी पे खड़े होते हुए सिक्योरिटी चेकअप के बाद कवित्री ने अपनी माँ का चेहरा पुनः देखा, दोबारा फिर देखा। उनके माँ के चेहरे पे वो जो पीलक थी वो दिखाई देने लगी और उनके चेहरे की पीलक याद आई। शी यूजेज ए सिमिली हियर टू स्ट्रेंथन द पेलनेस दैट शी ऑब्जर्व्ड एट हर मदर्स फेस। जो पीलक माँ के चेहरे पे उन्हें नजर आई, उसको और प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए, उस असर को, पीलक के असर को गहन करने के लिए उन्होंने यहाँ सिमिली यूज़ की है। सिमिली इज आल्सो ए पोइटिक डिवाइस। सिमिली भी एक पोइटिक डिवाइस होती है। उन्होंने उसको कंपैरिजन किया, उस पीलक को एक वेनिंग मून की पीलक के साथ। विंटर नाइट में जो चंद्रमा, घटता हुआ चंद्रमा होता है, जो उसके चारों तरफ पीलक छा जाती है, उस पीलक से उन्होंने कंपेयर किया। शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू ए वेनिंग विंटर मून। अ वेनिंग मून सजेस्ट डिके एंड डेथ। घटता हुआ चंद्रमा मौत को, डिके को, डिके मीन्स डिक्रीज, डिके कोई चीज़ घटती है और मौत की तरफ बढ़ती है, उसको सजेस्ट करता है। द लेट विंटर आल्सो सिंबलाइजेज डिके एंड डेथ। जो लेट विंटर है, विंटर सीजन भी डिके और डेथ का प्रतीक है। क्रिएटिविटी इसमें नहीं होती, सृजनता जो होती है प्रकृति की, वो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाती है। द वेनिंग मून शोज द पीरियड इन विच इट्स साइज इज डिक्रीजिंग। वेनिंग मून के दौरान चंद्रमा का जो साइज होता है वो घट रहा होता है। On one day it would not appear in the sky। और एक दिन ऐसा आता है अमावस्या की रात जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो यहाँ कहीं ना कहीं वेनिंग मून डेथ का प्रतीक है। मतलब ऐसा लगता है एक एक कदम उस अमावस्या के रात की तरफ बढ़ रहा है जब वो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। And on one day it would not appear in the sky. Okay, it all shows decay and death। ये सब कुछ decay और death शो करते हैं। उनको, कवित्री को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी मदर की डेथ अब करीब है। किसी भी दिन मृत्यु का कोई दिन निश्चित नहीं होता,
we cannot predict death and death is inevitable. Death inevitable है, sure to happen है, अटल है, कभी भी किसी को आ सकती है और इस दिन का किसी को भी नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी, कौन से दिन किसी की मृत्यु होनी है. This is a mystery, ये एक रहस्य है. And felt that old familiar ache, my childhood's fear. After that she felt a familiar pain, और इसके पश्चात वही जाना पहचाना familiar pain उनको महसूस होने लगा that she used to experience in her childhood also, और यही पेन उन्हें बचपन में महसूस होता था. It was the pain that emerged out of losing her mother. अपनी माँ को खोने के भय से ये पेन उनके दिल में, दिमाग में इमर्ज होता था, अपीयर होता था, आता था. But all I said was see you soon अम्मा, and I did was smile and smile and smile. As she had very little time to stand there, सिक्योरिटी चेकअप के बाद उनके पास अधिक समय नहीं था वहाँ खड़ा होने का, तो उन्होंने सिर्फ कुछ एक शब्द कहे, see you soon अम्मा. These were the words of bidding her mother farewell. ये शब्द उन्होंने अलविदा में कहा अपनी माँ को. And full of hope of meeting her again. और इन शब्दों में एक उम्मीद की किरण थी कि वो अपनी मदर को जल्दी ही मिलेंगी. Then she gave her mother a long smile. फिर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और एक स्माइल किया उनकी तरफ. Thus the poem ends up at a note of optimism. इस तरह से कविता एक आशावादिता के पॉइंट पे ख़त्म होती है. The reader seems to have undergone an experience of light and shade along with the poetess. इस तरह से हम सब रीडर जो इस कविता को पढ़ रहे हैं, हमें अनुभव होता है कभी उदासी, कभी खुशी, कभी गम, कभी रोशनी, कभी अंधेरा. इस पोएम में दोनों तरह के इमोशंस हमें लगे, उदासी के भी और गमी के, उदासी के और उम्मीद के. लास्ट में जब कवित्री कहती है सी यू सोन अम्मा, इसमें एक खुशी प्रकट होती है, एक आशा की किरण नजर आती है जो कवि इस कविता को एक सुखद एंड प्रदान करती है. So dear students, this is the end of this poem. I shall come up with another poem. Till then, have a nice day. Enjoy yourself. Thank you.